नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 5 मई। तो 5 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया है, अब ये कब होंगे? तो ये 2021 में होने वाले थे कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, चूँकि अब ये स्थगित किए जा चुके हैं और इसका जो आयोजन होगा वो 2023 में किया जाएगा। अच्छा, ये जो आयोजन है, ये आयोजन जो 2021 में होने वाला था, ये स्थगित क्यों किया गया है? तो ज्ञात होना चाहिए, जो टोक्यो ओलंपिक था जो कि 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए उसके लिए पोस्टपोन करके अब 2021 में उसका आयोजन किया जाएगा, टोक्यो ओलंपिक का। और उसी समय पे ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन होने वाला था 2021 में ही। तो दोनों दोनों गेम्स की जो डेटें थी वो एक दूसरे से मैच कर रही थी। तो इसी के चलते हुए ये जो 2021 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स था, अब इसके लिए हटा दिया गया है, मतलब कि अब ये स्थगित कर दिया गया है। अब ये कब होगा? तो 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ होने वाला था? तो इसका आयोजन ट्रिनिडाद और टोबैगो में होने वाला था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये कोरोना वायरस के चलते ये जो वीज़ा है चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों का, वो 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है ब्रिटेन देश ने। ये क्यों की है? तो अभी क्या हुआ है, लॉकडाउन के चलते, मतलब कि क्या हुआ है, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जो व्यक्ति अदर देश में फंस गए थे, तो उन्हीं में कुछ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। इसीलिए अब उनके जो वीज़ा की अवधि होगी वो 1 वर्ष की बढ़ाने की घोषणा की है। किसने? तो ये ब्रिटेन ने की है। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पौंड, और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी अपनी आजीविका खो देगी? तो ये एक घोषणा की है, जो एक घोषणा की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस बात की घोषणा की है कि कोरोना वायरस के चलते जो विश्व की आधी श्रमिकों की आबादी है वो अपनी आजीविका खो देगी। तो ये घोषणा की है किसने? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अगर बात करें, कुछ समय पहले अंकटाड की एक रिपोर्ट आई थी, अंकटाड ने भी एक घोषणा की थी। क्या? तो अंकटाड के अनुसार जो भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर चुकी है। इस बात की घोषणा की थी किसने? अंकटाड ने। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक लाइन कही थी कोरोना वायरस पर कि सेकंड विश्व युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आया है वो क्या आया है? तो ये कोरोना वायरस उभर के आया है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, 1919 में। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रमुख हैं गाय राइडर। और अभी 1 मई के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू की है? तो ये कृषि उद्यमी सुविधा जो डेस्क है ये शुरू की है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। तो ये जो कृषि से संबंधित जितने भी उद्यमी हैं उनसे संबंधित है ये कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क, जो कि त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगर बात करें त्रिपुरा की, तो राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस, और त्रिपुरा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। और अभी कुछ समय पहले ही नेबरहुड क्लासेस की जो शुरुआत की है वो त्रिपुरा राज्य ने ही की है। और जो पहला भारत और बांग्ला पर्यटन उत्सव की शुरुआत भी कहाँ हुई है? तो वो केरल में ही की गई है। अगर बात करें अन्य पॉइंटों से, तो चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी त्रिपुरा राज्य ने, जिसका नाम था रन फॉर इंडिया टी नामक एक कार्यक्रम था। इसका प्रमुख उद्देश्य था चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो इसकी कार्यक्रम की शुरुआत भी त्रिपुरा में ही की गई थी। उसके बाद इस वर्ष में पहली बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है वो पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये त्रिपुरा में ही आयोजित किया गया है 2020 का। उसके बाद बात करें तो त्रिपुरा में एक महोत्सव मनाया गया था जिसका नाम था लाई हरोबा महोत्सव। तो लाई हरोबा महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो ये त्रिपुरा में ही किया गया था। उसके बाद जो त्रिपुरा में 65वें राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल अंडर-17 टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। कौन से? तो 65वें राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर-17 का ये आयोजन था, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अगरतला त्रिपुरा में ही आयोजित किया गया था। उसके बाद जनवरी माह का एक क्वेश्चन है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह ने जो बिरू रियांग एक समुदाय होता है, तो बिरू रियांग समुदाय के जितने भी शरणार्थी हैं उनको बसाने के लिए त्रिपुरा राज्य के साथ समझौता भी किया था। और उसके बाद अगर बात करें तो
भारत का बांग्लादेश के बीच जो दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट का जो निर्माण करने के लिए मंजूरी मिली है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा और उसका नाम रखा गया एकीकृत चेक पोस्ट सबरूप। तो उसका भी निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये त्रिपुरा अगरतला में ही किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेजन कंपनी की 5 फॉरेन साइट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ये अमेजन की 5 विदेशी साइट हैं, इनके लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है अमेरिका ने। और इनके लिए ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया है, तो इसलिए किया गया है क्योंकि जो अमेजन कंपनी है उस पर आरोप लगा है कि फर्जी प्रोडक्ट की मतलब जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी फर्जी सेलिंग की है। किसने, तो अमेजन ने। तो इसी के कारण अमेरिका ने जो अमेजन की 5 विदेशी साइट हैं उनके लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जिसमें अगर बात करें तो साइट किस किस देश की हैं, तो एक है कनाडा की, एक है इंडिया की, तीसरी है फ्रांस की, एक है जर्मनी की और एक है यूके की। तो इन 5 देशों की साइटों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जो कि अमेरिका की है 5 फॉरेन साइट। बात करें यहाँ अमेरिका की, तो अमेरिका की राष्ट्रपति है अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुद्रा है डॉलर और राजधानी है अमेरिका की वाशिंगटन DC। उसके बाद बात करें अगर अमेजन की, तो अमेजन की स्थापना हुई थी 1994 में, मतलब कि 1994 में। मुख्यालय कहाँ, तो मुख्यालय है सिएटल वॉशिंगटन में। और CEO कौन है, CEO तथा संस्थापक तो ये जेफ बेजोस हैं, जो कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनेस्को द्वारा अक्टूबर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये अक्टूबर में होगा, अक्टूबर 2020 में ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन होगा और इसका आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे, तो ये द हेग में किया जाएगा। द हेग ये कहाँ पड़ता है, तो ये नीदरलैंड में पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है, तो वो द हेग में ही है स्थापित, तो वही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाला द हेग। अब बात करें यहाँ नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो और PM है यहाँ के मार्क रूट। अब बात करें अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं ऑड्रे एजोले। कौन है, तो ऑड्रे एजोले यहाँ के मतलब कि यूनेस्को के कौन है, तो ये महानिदेशक हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। तो ये मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना के लिए लॉन्च किया है। अब बात करें जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये है क्या और इसके अंतर्गत क्या होगा। तो जैसे कि जो मनरेगा चलता है, तो मनरेगा में जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिए 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो और वही मनरेगा की तर्ज पर है ये, जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें शहरी लोगों के लिए शामिल किया गया है और शहरी लोगों के लिए 120 दिन मतलब कि साल में 120 दिन रोजगार देने की गारंटी रखी गई है। तो यही है जिसके लिए नाम दिया गया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, चूँकि ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये गलत लिखा है, रामलिंगम सुधाकर नहीं है, ये कहाँ के हैं, तो ये हैं मणिपुर के, ये तो मणिपुर के हैं। इनका नाम है लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो रामलिंगम सुधाकर मत लिखना है। इनके जो हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो यहाँ मैंने गलती से नोट कर दिया था, ये रामलिंगम सुधाकर कहाँ के हैं, तो ये मणिपुर का जो हाईकोर्ट पड़ता है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो अभी हिमाचल प्रदेश का एक IIT संस्थान है, क्या नाम उसका, IIT मंडी ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का निर्माण किया है। इसका तो हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का भी निर्माण किसने किया है, तो IIT मंडी ने किया है। उसके बाद निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श हेतु ई संजीवनी OPD की शुरुआत किसने की है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने की है। उसके बाद टेलीमेडिसिन सुविधाओं की शुरुआत भी कोरोना वायरस के चलते किसने की है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने की है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है लोसार महोत्सव। तो लोसार महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद एक उत्सव और होता है जिसका नाम है फगली उत्सव। फगली उत्सव भी कहाँ मनाया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही मनाया गया है। उसके बाद अभी कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पे एक अभियान भी चलाया गया था हिमाचल राज्य की सरकार के द्वारा, जिसका नाम था एक्टिव केस
फाइंडिंग अभियान भी ये हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा ही चलाया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पुलिस स्टेशन सर्वेक्षण प्रणाली व ई नाइट बीट चेकिंग की भी शुरुआत की है। किसने की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने ही की है। उसके बाद बात करें तो यहाँ का एक संस्थान और है हिमाचल प्रदेश का, जिसका नाम है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक मतलब कि न्यू प्रकार का एक हैंड सैनिटाइजर बनाया था। किससे? तो वो एथिल नहीं, एल्कोहल और जो चाय के घटक होते हैं उनसे मिलके बनाया है। तो ये सब पॉइंट थे आपके हिमाचल प्रदेश से, जिसमें ये एक्टिव केस फाइंडिंग और ई संजीवनी OPD वाला और हाई स्पीड जो मैग्नेटिक रैम है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया गया है 3 मई के लिए। और ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो लोग ईमानदारी तथा अपनी पूर्ण निष्ठा से जो लोग पत्रकारिता करते हैं और पूर्ण ईमानदारी और पत्रकारिता करते समय अगर वो व्यक्ति मतलब एक्सपायर हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्हीं के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। तथा जो लोग कर्तव्यनिष्ठ तथा अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ तथा पूर्ण ईमानदारी से क्या बोलते हैं उसके लिए जो प्रेसिंग करते हैं, मतलब कि पत्रकारिता करते हैं, तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि 3 मई के लिए मनाया गया है। इसकी थीम रही है इस बार जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। अगर बात करें यहाँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, विश्व प्रेस स्वतंत्रता की, तो हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये 2020 का इंडेक्स था, कुछ दिन पहले ही ये जारी किया गया है। और इसमें जो भारत का स्थान आया था वो कौन सा आया है? तो 142वां आया है। 142वां स्थान दिया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। वहीं अगर बात करें तो अभी 1 मई के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो कि ILO ने मनाया था, मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। और 2 मई के लिए मनाया गया था विश्व ट्यूना दिवस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, तो ये 9वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उमरिया जिले की पुलिस द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो जिला है उमरिया, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो उमरिया जिले की जो पुलिस है, तो उसके द्वारा एक संकल्प योजना चलाई गई है। और इस योजना के तहत क्या है? तो 24 घंटे बुजुर्गों की सहायता के लिए ये है ये योजना, जिसका नाम रखा गया है संकल्प योजना। और ये किसके द्वारा चलाई गई है? तो मध्य प्रदेश की में जो उमरिया जिला है उसकी पुलिस के द्वारा चलाई गई है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ समय पहले अमृत जीवन योजना भी किसने चलाई थी? अमृत जीवन योजना ये चलाई थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद मुख्यमंत्री DD रसोई योजना भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद और एक योजना और चलाई गई थी कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद जो कोरोना के मरीज हैं उन लोगों के लिए 10,000 रुपये देने की भी घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। वहीं पे एक मोबाइल डॉक्टर बूथ लॉन्च किया गया है पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के द्वारा, मतलब कि जिसका क्या नाम दिया गया है? उसका नाम दिया गया है चरक, उसका नाम चरक रखा गया है। उसके बाद लॉकडाउन के चलते शिक्षा को प्रसारित करने हेतु जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी शुरू किया है। क्या नाम है? तो रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी शुरू किया है मध्य प्रदेश की राज्य ने। उसके बाद ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो एक शहर पड़ता है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है इंदौर। उसके बाद बात करें तो अभी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हैं भावना डेहरिया, इनका नाम याद करके चलना, मैं हर बार रिविजन में बताता हूँ। भावना डेहरिया ये कौन है? तो ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की लड़की है एक। और इनके द्वारा अभी कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉसियोस्को, उस पर चढ़ाई पूरी की गई है। उसके बाद बात करें अगर मध्य प्रदेश से, तो अन्य पॉइंटों में मध्य प्रदेश है। तो अभी नमस्ते ओरछा महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो नमस्ते ओरछा जो महोत्सव था उसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था और ये निवाड़ी जिला में किया गया था। उसके बाद मिर्च उद्योग तथा उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था और मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में किया गया था। उसके बाद यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन
लॉन्च करने वाला, मतलब कि यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये मध्य प्रदेश ही बना है। उसके बाद जो आयुष्मान योजना है उसके अंतर्गत राज्य के बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची जारी की गई थी। उसमें जो पहला स्थान दिया गया था वो मध्य प्रदेश के लिए ही दिया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक गाँव है जिसका नाम है बांचा नाम है और ये पड़ता है बैतूल जिला में। तो ये जो बांचा गांव है ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला गांव भी है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो भोपाल में 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन 2020 का भी आयोजन किया गया था। उसके बाद बात करें तो अभी जो 21वां आईफा 2020 का जो आयोजन स्थल घोषित किया गया है वो मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल घोषित किए गए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार जो 2018 में सबसे ज़्यादा लापता बच्चों की संख्या दर्ज की गई थी वो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी। और 2018 में सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की गुमशुदगी दर्ज की गई थी वो कहाँ दर्ज की गई थी, तो वो महाराष्ट्र में दर्ज की गई थी। उसके बाद बात करें तो अभी जल संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय जल सम्मेलन का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये भोपाल में ही किया गया था। उसके बाद 3 दिवसीय एक नर्मदा महोत्सव था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। उसके बाद बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसको लागू करने में शीर्ष स्थान जो पाया है वो मध्य प्रदेश ने ही पाया है। और भारत का पहला टाइम बैंक जोन भी कहाँ खोला गया है, तो ये मध्य प्रदेश में ही खोला गया है। और पहला जो ई कचरा क्लिनिक है उसकी स्थापना भोपाल में की गई है। और स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को प्रार्थना के बाद भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 जो मिला था, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो 2018 मिला था वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था सुमन कल्याणपुर के लिए, इनका नाम था सुमन कल्याणपुर। और 2017 का जो मिला था राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार उसके विजेता कौन रहे थे, तो 2017 के नहीं, मैंने शायद उल्टा बता दिया, 2018 बता दिए सुमन कल्याणपुर, लेकिन सुमन कल्याणपुर थे ये थे 2018 के, सुमन कल्याणपुर थे 2018 के। और 2017 के लग रहा है कंफ्यूज हो गया मैं, जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है पहले बात करते हैं 2018 की। 2018 की अगर बात करें तो जो 2018 का दिया गया था वो दिया गया था कुलदीप सिंह के लिए। तो किसके लिए, तो कुलदीप सिंह के लिए दिया गया था। और जो 2017 का जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है वो दिया गया है सुमन कल्याणपुर के लिए। अब राइट है 2018 का कुलदीप सिंह और 2017 का सुमन कल्याणपुर। उसके बाद बात करें तो अभी किशोर सम्मान मिला था 2018 का, तो 2018 के किशोर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम था वहीदा रहमान। क्या नाम था, तो इनका नाम था वहीदा रहमान। उसके बाद बात करें तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पे 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था जिसमें सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता था। और उसके बाद एक FSI की रिपोर्ट आई थी। FSI की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद अगर बात करें तो एकलव्य मॉडल आवासीय जो विश्वविद्यालय है उसमें अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था वो भोपाल मध्य प्रदेश में ही किया गया था। तो और पॉइंटों की बात करें तो एक आध पॉइंट और देख लेते हैं। तो जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, क्या नाम है, तो मुख्तार अब्बास नकवी उनका नाम है। और इनके ही द्वारा हुनर हाट का प्रयोग कहाँ किया गया, मतलब हुनर हाट का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है इंदौर, वहाँ पे किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपके जनवरी तक थे जो कि मैंने आपके लिए स्पीडली रिवीजन करा दी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत किस स्थान पर है। तो ये वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत का जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है 3रा। और ये किसने रिपोर्ट जारी की है, तो ये राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन करने में 3रे स्थान पर और पहले स्थान पर दिया गया है जो स्थान, वो स्थान दिया गया है USA को, मतलब कि अमेरिका के लिए। सेकंड स्थान मिला है चाइना के लिए। और ये जो रिपोर्ट है वो किस आधार पर आधारित है, तो वैज्ञानिक खोज तथा विकास पर ये जो रिपोर्ट है वो आधारित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोविड-19 टेस्ट किट के निर्माण के लिए शैवालों का प्रयोग किया है। तो कोविड-19 टेस्ट किट के निर्माण करने के लिए शैवालों का प्रयोग किया है कनाडा देश ने। कनाडा के द्वारा किया जा रहा है, जितने भी शैवाल हैं
उनके लिए ख़रीदा जा रहा है, क्योंकि शैवाल थोड़ा चीप भी होता है, मतलब कि सस्ता भी होता है, और उसके द्वारा कनाडा कोविड-19 टेस्ट किट का निर्माण करेगा। अब बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा जो कि किस नदी के किनारे है, तो ओटावा है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। मुद्रा है यहाँ की डॉलर, और पीएम है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो आरबीआई ने अभी ये लाइसेंस रद्द किया है। इस बैंक का नाम है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, तो इसका मुख्यालय मुंबई में। ये मुंबई की एक बैंक है, हालांकि बहुत पुरानी बैंक है। 1915 में इसकी स्थापना की गई थी, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक की। अब इसके लिए इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है आरबीआई ने। अगर बात करें इसका लाइसेंस क्यों रद्द किया गया है, तो बैंक नेटवर्क में लगातार गिरावट होने के कारण आरबीआई ने अब इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और कुछ समय पहले एक क्वेश्चन मैंने और भी नोट कराया था कि आरबीआई ने महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये दो लाइसेंस रद्द किए हैं बहुत ही जल्दी में, मतलब कि 2 या 4 दिन पहले इसका मैंने क्वेश्चन लिखाया था। और ये अब दूसरा जो बैंक है वो है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। ये मुंबई की एक बैंक है। बात करें अगर आरबीआई की, चूँकि ये जो लाइसेंस रद्द किया है वो आरबीआई ने किया है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय है मुंबई में। गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ब्रिक्स समूह के देशों के लिए $15 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो ब्रिक्स समूह के जितने भी देश हैं उन देशों के लिए $15 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। किस बैंक ने, तो इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और बात करें अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो स्थापना हुई थी 2014 में। मुख्यालय है संघाई चाइना में। अध्यक्ष हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी कामत। अब बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स ये 5 देशों का एक संगठन है, जिसमें कि इसकी फुल फॉर्म होती है बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का संगठन है। और हालांकि इसकी स्थापना बहुत पहले की जा चुकी थी, लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका जो जुड़ा था वो जुड़ा था 2010 में। तो ये चीज़ ध्यान रख के चलना। अब ब्रिक्स देशों के जो सदस्य हैं उनके लिए $15 बिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब कि किस राज्य के जो हाईकोर्ट होता है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये थे छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश। इनका क्या नाम है, तो न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। और ये मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ ये लोकपाल के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। अब इनका निधन हो गया है। हालांकि अगर बात करें तो ये कोविड-19 से संक्रमित थे, लेकिन ये इनके लिए कार्डियक अटैक पड़ा था, जिसके कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। तो किस राज्य के जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे पूर्व, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और जो चीफ जस्टिस है वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, उनका नाम है PN रामचंद्रन मेनन। PR रामचंद्रन मेनन। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ के कुछ पॉइंट हैं। तो अभी विदेश मंत्रालय द्वारा जो सार्क देश हैं, मतलब कि जो सार्क देश हैं, सार्क देशों के लिए जो कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ में ही किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, तो एम्स रायपुर में किया जाएगा। उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिनका नाम था RB भुरकुटे थे। मैंने पिछले मंथ नोट करवाया था, इनका निधन हो गया है। और ये RB भुरकुटे जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, उनमें उस आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। उसके बाद सब्जी तथा फलों की होम डिलीवरी के लिए सी घाट वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। किसने, तो छत्तीसगढ़ ने ही लॉन्च किया था। उसके बाद पढ़ाई तुम्हारा द्वार, मतलब कि पढ़ाई आपके द्वार नामक पोर्टल की शुरुआत किसने की थी, तो ये छत्तीसगढ़ ने ही की थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किसने की है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने ही की है। उसके बाद बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य के जितने भी हुक्का बान हैं, मतलब कि हुक्का आप लोग जानते होंगे, हुक्का जो पीने वाला होता है, तो वो जितने भी हुक्का बान हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उसके बाद केंद्रीय आंचलिक परिषद की जो 22वीं बैठक हुई थी उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ का
बाय छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनाने की घोषणा हुई है और ये जिला बिलासपुर से काट के बनाया जाएगा। और 28वां जिला का इसका क्या नाम है, तो बड़ा अजीबोगरीब नाम है, गोरेला पेड्रा मारवाही। गोरेला पेड्रा मारवाही ये छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनेगा बिलासपुर से काट के। उसके बाद युवाओं को नौकरी खोजने में मदद के लिए एक संघी ऐप विकसित किया था किसने, तो ये छत्तीसगढ़ ने ही विकसित किया है। अब बात करते हैं, यहाँ मैं नितिन का ये क्वेश्चन था और एक और निधन हुआ है तो मैंने इसी क्वेश्चन में नोट किया है। इनका नाम है रोनाल्ड विवियन स्मिथ। रोनाल्ड विवियन स्मिथ, इनका भी निधन हो गया है। तो ये कौन थे, तो ये भारतीय लेखक थे और इन्होंने काफ़ी फेमस पुस्तकें लिखी थी। उसी में सबसे ज़्यादा फेमस जो बुक रही थी, उस बुक का नाम मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। उस बुक का नाम था द दिल्ली डेट नो वन नोज। द दिल्ली डेट नो वन नोज। हालांकि इन्होंने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं उसमें दिल्ली के आसपास की, मतलब कि दिल्ली क्षेत्र की ज़्यादा दिल्ली क्षेत्र की ज़्यादा घटनाओं के लिए उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो इनकी ये पुस्तक थी द दिल्ली डेट नो वन नोज। ये पुस्तक काफ़ी फेमस रही थी, जो कि किसकी थी, रोनाल्ड विवियन स्मिथ। अब इनका भी निधन हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड प्यूपिल। ये एक पुस्तक का नाम है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। इस पुस्तक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड प्यूपिल। ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है। हालांकि ये पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक की लॉन्चिंग अभी नहीं की गई है, हालांकि पूरी हो गई है। तो इस पुस्तक के लेख हैं गिरीश कुबेर और ये जो पुस्तक है ये पुस्तक महाराष्ट्र के इतिहास पर आधारित है। और बात करते हैं, अभी कुछ मैंने और भी पुस्तक नोट कराई थी इसी मंथ में, तो मैं उनका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। एक पुस्तक मैंने नोट कराई थी सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस पुस्तक के लेखक थे उमा बाला सुब्रमण्यम। उसके बाद एक पुस्तक मैंने और भी लिखवाई थी जो कि अमेरिका की पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोर। ये पुस्तक लिखी थी जॉन बोल्टन ने। और जॉन बोल्टन कौन थे, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं। तो यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नीरज धवन। मुख्य जोखिम अधिकारी मतलब कि क्या होता है, चीफ रिस्क ऑफिसर। CRO भी इसके लिए बोलते हैं, मुख्य जोखिम अधिकारी के लिए चीफ रिस्क ऑफिसर। ये नियुक्त हुए हैं नीरज धवन और ये स्थान लेंगे आशीष अग्रवाल का। अगर बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है मुंबई में और MD और CEO कौन है यस बैंक के, तो ये हैं प्रशांत कुमार। उसके बाद संस्थापक कौन रहे हैं यस बैंक के, तो राणा कपूर व अशोक कपूर। उसके बाद यस बैंक जो है उसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। क्या है, तो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, मुझे ध्यान आ गया यस बैंक से संबंधित। तो मैंने पिछले मंथ एक क्वेश्चन नोट कराया था कि जो यस बैंक है, ये यस बैंक है, यस बैंक ने जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, तो यस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो साझेदारी थी 15 वर्षों की, वो 5 वर्षों के लिए और ज़्यादा बढ़ा दी है। मतलब कि ये जो साझेदारी 2005 में ये साझेदारी की गई थी 15 वर्षों के लिए, मतलब कि 5 अगर जोड़ोगे तो 2020 तक हो जाएगी। तो 2020 तक ये साझेदारी थी, लेकिन अब ये 5 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दी है किसने, यस बैंक ने। और किसमें, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। अब बात करते हैं, कुछ और भी नियुक्तियाँ हुई हैं। तो मैं किसी भी क्वेश्चन का अलग अलग क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, एक ही क्वेश्चन जैसे रहते हैं तो मैं एक ही में लिखता हूँ। तो एक नियुक्ति और भी है, हालांकि जितनी नियुक्ति मैंने इकट्ठी लिख दी है। तो एक नियुक्ति हुई है रमेश बाबू की। और ये रमेश बाबू कौन नियुक्त हुए हैं, तो जो NTPC है, NTPC के परिचालन निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं रमेश बाबू। और इन्होंने स्थान लिया है प्रकाश तिवारी का। अगर बात करें NTPC की, तो NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC के द्वारा अभी हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित जो कार्स वगैरह हैं उनका भी निर्माण किया गया है, तो इसी ध्यान होनी चाहिए। अगर बात करें NTPC की, तो NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह।
और यहाँ पे कुछ समय पहले एक नियुक्ति और की गई थी, हालांकि इस वर्ष की ये न्यू अपॉइंटमेंट है दिलीप कुमार पटेल की। दिलीप कुमार पटेल के लिए जो एनटीपीसी है उसका एचआर निदेशक के रूप में इसकी नियुक्ति की है। ये नियुक्ति भी नहीं है, हालांकि इस महीने की नहीं है, ये शायद मार्च की है होगी या फिर फरवरी की होगी। अब उसके बाद एक नियुक्ति हुई है प्रदीप कुमार शुक्ला की। तो प्रदीप कुमार शुक्ला ये कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार शुक्ला केंद्रीय जल आयोग के वित्त निदेशक बने हैं। तो ये 3 नियुक्तियाँ थी, मैंने तीनों नियुक्तियाँ एक ही क्वेश्चन में लिखी हैं। तो नीरज धवन मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं यस बैंक के। उसके बाद रमेश बाबू बने हैं एनटीपीसी के परिचालन निदेशक। उसके बाद लास्ट प्रदीप कुमार शुक्ला, तो ये केंद्रीय जल आयोग के वित्त निदेशक नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य की कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु था। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, किस बैंक के द्वारा विकास अभय नाम से ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो ये विकास अभय नाम से ऋण योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, आयु रक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चलाया है। उसके बाद मैंने चौथा क्वेश्चन पूछा था, ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त, मतलब अगले राजदूत, उच्चायुक्त नहीं है, तो राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं जयदेव मजूमदार। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था, किस राज्य द्वारा नए वाहनों की बिक्री पर रोक लगाई है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हालांकि ये जो बिक्री पर रोक लगाई गई है इसमें कुछ छूट भी मिली है, जैसे कि मान के चलें तो बसें होती हैं, उसके बाद एम्बुलेंस होती हैं, और जितने भी आपातकालीन वाहन हैं उनकी वाहनों की बिक्री पर रोक नहीं लगी है। हालांकि इसमें जो पर्सनली जैसे कार्स वगैरह होती हैं पर्सनल यूज वाली, उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। उसका छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था, यस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो यस कार्यक्रम की शुरुआत की थी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने। अब बात करते हैं आज से संबंधित क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? दूसरा क्वेश्चन बताना है, किस राज्य की केसर को जीआई टैग दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन बताना है, एमएसएमई के सचिव कौन बने हैं? अब एमएसएमई यहाँ क्या है? तो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बताना है, अतुल नामक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर किसके द्वारा निर्मित किया गया, उस संस्थान का नाम। पांचवा क्वेश्चन बताना है, सर रिचर्ड हेडली पदक विजेता कौन है? ये क्रिकेटर है। उसके बाद छठा क्वेश्चन आपको बताना है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपके लिए डिटेल में डिस्कस कर दी। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।